अ, हम पढ़ रहे थे थीम 2 का राइटिंग एंड द सिटी लाइफ, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिया था। एंड फर्स्ट टॉपिक हमने कवर किया था मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी, देन सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म, फिर मूवमेंट ऑफ गुड इनटू सिटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द राइटिंग and the system of writing, then the use of writing। और हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो है अर्बनाइजेशन इन साउदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग। तो इस टॉपिक के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि जो साउदर्न मेसोपोटामिया में अर्बन लाइफ कैसी थी। तो यहाँ पे दो ही चीज़ फेमस है, दैट इज़ टेम्पल एंड किंग। अब हम देखेंगे ये टेम्पल और किंग है क्या यहाँ पे। From 5000 BCE, settlement had begun to develop the southern Mesopotamia। 5000 BC के अराउंड जो सेटलमेंट था साउदर्न मेसोपोटामिया का, वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा। द अर्लियर सिटी इमर्ज्ड फ्रॉम द सम ऑफ दीज सेटलमेंट, और इन्हीं सेटलमेंट से कुछ न्यू सिटीज़ डेवलप होने लगी। These were various kind, those that gradually develop around the temple। और वहाँ पे टेम्पल्स भी डेवलप होना शुरू हो गए। दोज डेवलप एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड, और ऐसे प्लेसेस जो कि एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड डेवलप हुए थे। एंड इम्पीरियल सिटीज़, इट इज़ अ सिटी ऑफ फर्स्ट टू काइंड दैट वी विल डिस्कस हियर। तो अगर हम दो टाइप की सिटीज़ का बात करें तो इसमें पहला था अर्ली सेटलर्स बिगिन टू बिल्ड एंड रीबिल्ड द टेम्पल्स एट द सिलेक्टेड इन द विलेज। और इनका जो अर्ली सेटलर्स थे, इनका ओरिजिन का पता नहीं था, ओरिजिन आर अननोन। बिगिन टू बिल्ड एंड रीबिल्ड द टेम्पल्स एट द सिलेक्टेड स्पॉट इन देयर विलेज। तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया कि जगह जगह पे विलेज में टेम्पल्स बनाना शुरू किया। द अर्लीस्ट टेम्पल नोन टेम्पल वॉज स्मॉल श्राइन मेड बाई अनबेक्ड ब्रिक। तो एक छोटा सा श्राइन होता था और उसके आसपास जो है अनबेक्ड ब्रिक्स होती थी, ईंटें होते थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक अर्लीस्ट नोन टेम्पल ऑफ साउथ अराउंड 5000 BCE का एक टेम्पल का मैप दे रखा है, जिसके अराउंड क्या दिया है, अनबेक्ड ब्रिक्स के इसको सराउंड किया गया है। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। और वो ऐसा मानते थे कि टेम्पल वर द रेजिडेंस ऑफ वेरियस गॉड्स, और जो टेम्पल हैं वो बहुत सारे भगवान का रहने का जगह है, जिनमें से थे मून गॉड, और द इनाना ऑफ गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। ऐसे दो गॉड्स को मानते थे। कंस्ट्रक्ट इन ब्रिक टेम्पल बिकम लार्जर ओवर टाइम विद द सेवरल रूम अराउंड ओपन कोर्टयार्ड। तो धीरे धीरे टाइम के साथ जो टेम्पल है उसका साइज़ बिगर होता गया, और वो और साइज़ कैसे बिगर होता गया, उनमें सेवरल रूम्स बनाने लगे। तो टेम्पल को क्या कंसीडर किया जाता था, हाउस ऑफ गॉड। बट द टेम्पल ऑलवेज हैड देयर आउटर वॉल, लेकिन जो टेम्पल होता था हमेशा उस पर आउटर वॉल्स बनाई जाती थी। द गॉड वॉज फोकस ऑफ वर्शिप, जो गॉड होते थे वो क्या होते थे, फोकस ऑफ वर्शिप टू हिम और हर। और या तो वो मेल या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे। पीपल ब्रॉड ग्रीन एंड कर्ड फिश। द फ्लोर ऑफ सम अर्ली टेम्पल हैड थिक लेयर ऑफ फिश बोन। तो ऐसा पाया गया है मेसोपोटामिया इवैक्यूएशन में कि जो पुराने टेम्पल्स थे उसकी जो फ्लोर था उस पर बहुत ज़्यादा फ़िश के बोन्स पाए गए। इसका मतलब कि लोगों के पास जो भी होता था ग्रेन, कर्ड या फिश, तो वो लोग गॉड को चढ़ाने के लिए भी वो ले आते थे। द गॉड वॉज ऑल्सो द थ्योरेटिकल ओनर ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड। और लोग ऐसा भी मानते थे कि जो गॉड हैं वो ओनर हैं एग्रीकल्चरल फील्ड्स के, फिशरीज़ के, हर्ड और लोकल कम्युनिटी के, इन टाइम प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूस। और इवन जब लोग कुछ भी प्रोड्यूस करते थे, कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे, फॉर एग्जांपल ऑयल प्रेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग एंड द वेविंग ऑफ द वुलन क्लोथ वाज आल्सो डन इन द टेम्पल। और ये जो प्रोसेसिंग होती थी किसी भी प्रोडक्ट की वो कहाँ होती थी, टेम्पल में। Of production at the level above the household, employer of merchant and keeper of written records of distribution
and allotment of grain, plough animals, breed bear fish, etc. The temple gradually developed its activity and become the main urban institution. और इसलिए जितनी भी एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग होती थी वो चूँकि टेम्पल में होती थी, इसलिए जो टेम्पल है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या बन गया, अर्बन इंस्टीट्यूशन, ताकि वहाँ का जो ट्रेड है, जो मार्केट है, वो धीरे धीरे डेवलप हो. बट देयर वॉज ऑल्सो अनदर फैक्टर ऑन द सीन. लेकिन इसके अलावा एक और फैक्टर था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. अब जो दूसरा फैक्टर है वो हम देखेंगे. इन स्पाइट ऑफ द नेचुरल फर्टिलिटी जो सॉइल की होती है, उसके अलावा एग्रीकल्चर वॉज अ सब्जेक्ट टू हैजार्ड. एग्रीकल्चर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे डिपेंड करता है, दैट इज़ हैजार्ड. द नेचुरल आउटलेट चैनल ऑफ यूफ्रेट्स, जैसा कि हमने पढ़ा था कि मेसोपोटामिया किसके बीच में, दो रिवर्स के बीच में, यूफ्रेट्स जिसमें से एक रिवर थी उसके पास है. तो जो यूफ्रेट्स है वो धीरे धीरे अपना कोर्स चेंज कर लेती है, और जब कोर्स चेंज कर लेती है और पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी एक साइड पे फ्लड आ जाता है. तो जब फ्लड आ जाता है तो जो वहाँ की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, या फिर जो एग्रीकल्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो हमने ये भी देखा है कि इसीलिए जब फ्लड आती है तो जो मेसोपोटामियन लोग हैं वो अपना घर बार बार चेंज कर लेते हैं, रीलोकेट कर देते हैं. Then were man-made problems as well. Those who lived on the upstream stretches of the channel could divert so much water into their fields that villages downstream were left without water. और एक और चीज़ उनको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती थी कि ऐसे लोग जो अपस्ट्रीम पे रहते थे. अब हम समझेंगे कि अपस्ट्रीम क्या होता है. लाइक मैं ड्रॉ करके बताती हूँ कि अगर ये कोई स्ट्रक्चर है रिवर का, आई होप यू कैन सी. अगर ये कोई स्ट्रक्चर है किसका, रिवर का, हम जानते हैं कि ये जिगजैग फॉर्म में होती है, लाइक मिएंडरिंग शेप इसको बोलते हैं. तो ये जो पहले वाला पार्ट है, स्टार्टिंग का पार्ट है, ये अपस्ट्रीम कहलाता है. क्या कहलाता है? अपस्ट्रीम. ठीक है. तो अब प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है कि जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो स्ट्रीम अपने एग्रीकल्चरल फील्ड के इरिगेशन के लिए ये जो स्ट्रीम है इसका डायरेक्शन चेंज कर देते थे, इसको डाइवर्ट कर देते थे डिफरेंट डायरेक्शन में. तो जब पानी इधर डाइवर्ट हो जाता था तो इधर पानी बहुत कम आता था या फिर नहीं आता था. तो जो यहाँ पे लोग रहते थे उनको लॉस होता था पानी का, क्योंकि पानी तो डाइवर्ट हो जाता था. तो यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको पानी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, वाटर स्कैसिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी. हम देखेंगे कि एक बहुत अच्छा सा डायग्राम दे रखा है, और ये डायग्राम किसका है? अ टेम्पल आफ्टर ऑफ अ लेटर पीरियड 3000 BC के अराउंड एक टेम्पल का यहाँ पे मैप दे रखा है, डायग्राम. तो जो अपस्ट्रीम रहने वाले लोग थे उनको जो प्रॉब्लम वाटर स्कैसिटी की फेस करनी पड़ती थी, उसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम थी जो लोगों को फेस करनी पड़ती थी. और दे कुड निगलेक्ट द टू क्लीन आउट द सिल्ट फ्रॉम द स्ट्रेचेस ऑफ द चैनल. और लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते थे कि जो नदी में बहुत ज़्यादा सिल्ट हो जाती थी या क्ले हो जाता था तो उसकी क्लीनिंग पे ध्यान नहीं देते थे. तब भी लोगों को लैंड और वाटर को लेके हम ये कह सकते हैं मेसोपोटामिया में लोगों को कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे, लोग आपस में लड़ाइयाँ कर लेते थे लैंड और वाटर को लेकर. व्हेन देयर वाज अ कॉन्टीन्यूस वॉरफेयर इन अ रीजन, जब कॉन्टीन्यूसली कोई वॉरफेयर चलता रहता था मेसोपोटामिया के किसी रीजन में, दोज चीफ हु हैड बीन सक्सेसफुली इन वॉर, और ऐसे चीफ जो इन्वॉल्व होते थे वॉर में और वो जीत जाते थे, तो दे फॉलोअर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द लूट. और उनको लूट में जितना भी माल मिला होता है, सामान मिला होता है, उसको वो अपने फॉलोअर्स में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. कुड टेक प्रिजनर्स फ्रॉम द डिफीटेड ग्रुप टू एम्प्लॉय एज देयर गार्ड एंड और सर्वेंट. और जितने भी उनके प्रिजनर्स होते हैं वहाँ पे बंदी बना के वो डिफीटेड टीम से ले आते हैं, उनको क्या बनाते हैं, गार्ड और सर्वेंट की तरह. सो दे कुड इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस एंड क्लच.
तो इससे वो क्या शो करते हैं, अपनी पावर शो करने की कोशिश करते हैं और अपना इन्फ्लुएंस। सच वॉर लीडर्स हाउ एवर वुड बी हियर टुडे एंड गॉन टुमारो until a time came when leadership came to increase well-being of a community with the creation of new institution or practice। तो ये जो वॉरफेयर होता था और इसमें जो भी लीडर जीतता था लोगों को सर्वेंट बना के ले आता था, गार्ड बना के ले आते थे, तो वो उन लोगों से अपने एरिया में क्या कराते थे, इस एक्सकवेशन कराते थे, यानी कि खोजी करवाते थे, खुदाई करवाते थे, ताकि जो भी उसे मेटल्स मिले, जो भी प्रीशियस थिंग्स मिले, उससे वो टेम्पल्स को डेकोरेट कर सकें। और ऐसा माना जाता था कि जिसका सबसे खूबसूरत टेम्पल होता था वही सबसे खूबसूरत राजा माना जाता है या फिर सबसे अच्छा राजा माना जाता था। अब जो पोएम हमने शुरू की थी एमेकर, वो क्या शो करती है, गिव द किंग हाई स्टेटस, और वो अपने राज्य के राजा को एक हाई स्टेटस देती है, अथॉरिटी देती है, कमांड देती है कम्युनिटी को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो टेम्पल था वो बहुत ही खूबसूरत था। और जो एनमेकर थे वो दूसरी चीज़ क्या करते थे कि जो आसपास के विलेजेस होती हैं, सेटलमेंट और विलेजेस, उनको भी वो डेवलप करते थे, उनको भी वो अपने पार्ट में इंक्लूड कर लिया करते थे। और इसी वजह से उनकी जो आर्मी थी वो धीरे धीरे और स्ट्रांग होती गई। और क्यों होती गई? क्योंकि उनके पास अपना एरिया तो था ही, और वो आसपास के एरिया के लिए जब काम करने लगे और उनके डेवलपमेंट के लिए काम करने लगे, तो उनकी जो आर्मी थी, लोग जो थे आर्मी में आने के लिए वो बढ़ते गए। तो जो एनमेकर के लोग थे, जब वो अपना डेवलपमेंट कर रहे थे, मींस कि जब वो आसपास के लोगों का डेवलपमेंट कर रहे थे, तो वो उन्होंने धीरे धीरे अपना जो एरिया था, उरुक का जो एरिया था, वो 250 एकड़ उन्होंने इंक्रीज़ कर लिया था, एक्सटेंड कर लिया था, ट्वाइस अ लार्ज एज मोहनजोदारो। और मोहनजोदारो जो वहाँ की प्लेस थी उसके जस्ट डबल कर लिया था एक्सटेंड करके। देयर हैज़ बीन अ मेजर पॉपुलेशन शिफ्ट, मतलब कि अगर हम किसी एरिया को अच्छे से डेवलप कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अच्छी फैसिलिटी के लिए पॉपुलेशन जो है वहाँ शिफ्ट करेगी, पॉपुलेशन वहाँ इंक्रीज़ करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहीं भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो पॉपुलेशन वहाँ बढ़ेगी, क्योंकि उनको जॉब चाहिए। तो जो उरुक का किंग था, उसके ये बहुत ही ज़्यादा मेजर पॉपुलेशन शिफ्ट की वजह से उसको एक डिफेंसिव वॉल बनानी पड़ी अर्ली डेट में, बहुत जल्दी में। तो जो प्लेस थी वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लोगों द्वारा ऑक्यूपाइड की जाने लगी। तो 4200 BCE से 400 CE एंड बाय द 2800 BCE तक लोगों ने जो उरुक की प्लेस है उसको इंक्रीज़ करके क्या कर दिया, 400 हेक्टेयर्स। और उरुक में जिन लोगों को प्रिजनर्स बना के ले आया जाता था, उनको टेम्पल्स में एक्सकवेशन कराया जाता था। तो ये एक्सकवेशन किससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी? एग्रीकल्चरल टैक्स से पर काम करने से भी ज़्यादा ये मंदिरों में काम करना इम्पॉर्टेंट था। और इसके बदले जो लोग काम करते थे, जो प्रिजनर्स बना के ले आए गए थे, उनको राशन पेड किया जाता था। और राशन ही नहीं, और भी उसको ग्रेन, क्लोथ, ऑयल टू अलॉट टू देम, और ये सब उनको अलॉट किया जाता। तब जाके इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट वन ऑफ द टेम्पल टू 1500 मैन वर्किंग, और एक मंदिर को बनाने में 1500 लोग 10 घंटे रोज़ाना काम किए, तब जाके 5 साल में वो मंदिर बन के तैयार हुआ। अब जो रूलर था वो क्या करता था, कमांड द पीपल टू फेच मेटल ओर्स। तो वो लोगों को एडवाइस देता था या फिर ऑर्डर देता था कि वो स्टोन को, मेटल को, ओर्स को फेच करे और जो मंदिर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करे। अब उस मंदिर को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ काम करते थे। और क्या काम करते थे, कुछ लोग जो क्ले है, ईंटों को बेक करने का काम किया करते थे, कलरफुल पेंटिंग बनाने का काम किया करते थे, ताकि जो टेम्पल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बना सके। तो यहाँ पे एक हम डायग्राम देखेंगे जिसमें क्या दिया, ये क्या है, बेसिकली स्टिली। और स्टिली क्या है, शोइंग अ ब्रेडेड मैन ट्वाइस, यानी कि इसमें कुछ डायग्राम ड्रॉ किया गया है। और इसमें क्या शो किया गया है, अ बियर्डेड मैन, यानी कि इसमें किंग को शो करने की कोशिश की गई है जिसकी दाढ़ी है।
और ये एक लायन है और जो किंग है उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और ये तो फर्स्ट पार्ट में है, जो किंग है वो लॉयन पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, और सेकंड पार्ट में हमने क्या देखा कि जो लॉयन है उसको किंग ने मार दिया है कम्प्लीटली। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ स्टेली जिसके अंदर स्टोन के अंदर कोई भी टाइप की इंक्रिप्शन या कार्विंग की जाती है। और एक और एग्जांपल दे रखा है, ये रूरल है और ये इसके प्रिजनर्स है और ये इनके सिपाही है जो उनको लेके जा रहे हैं। एक तरफ से पेंटिंग है। द सील एंड अर्बन आर्टिफैक्ट। तो अगर हम सील की बात करें तो सील क्या है, एक अर्बन आर्टिफैक्ट है। इन इंडिया अर्ली स्टोन सील्स वर स्टैम्प्ड। तो हम अगर देखें तो सील का जो कॉन्सेप्ट था वो एक अर्बन प्लेस से आया था। और अगर हम इंडिया की बात करें तो अर्ली स्टोन सील की बात करें तो सबके अंदर क्या होती थी, स्टैम्पिंग हुआ करती थी। अब मेसोपोटामिया में भी ऐसी सील्स बनाई जा सकती थी और ऐसा माना जाता था कि जो भी ये सील बनाता है उसको बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड होना चाहिए। और ऐसी समझिए कि कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको ऑफिशियल पोजीशन दे दी जाती थी। अ सील कुड बी द रोल्ड ऑन क्ले कवरिंग स्ट्रिंग नॉट of a cloth package or mouth of a pot, keeping the contents safe। तो बेसिकली इसमें क्या सील्स में होता था कि जो ओनर है, राइटिंग की जाती थी, जो ओनर होता था उसका नाम लिखा जाता था, हिज गॉड का नाम लिखा जाता था। जैसे कि हम नीचे दिए गए डायग्राम में देख रहे हैं, ये कुछ सील्स दी गई हैं, अर्ली सिलेंडर सील्स एंड देयर इम्प्रेशन। इस पर खुदाई की गई है, कार्विंग की गई है।